Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Abdullah and you are watching Legal Queries. आज का हमारा टॉपिक है जी QSO का रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के रिलेटेड। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स का जो हमारा टॉपिक है ये चलता है जी आर्टिकल 18 से लेके आर्टिकल 69 तक। इनके बिटवीन जो भी आर्टिकल आएंगे उन सब में एक ही स्टेटमेंट आएगी, ऑल फैक्ट्स आर रेलिवेंट। तो अगर हम आर्टिकल 18 की बात करें तो आर्टिकल 18 हमें ये कहता है कि कोर्ट सिर्फ दो तरह के फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए, सिर्फ दो तरह के ही हकायक को साबित करने के लिए कोर्ट में एविडेंस लाने की इजाज़त देगी। और वो दो तरह के हकायक कौन से होंगे? नंबर 1 फैक्ट इन इशू और नंबर 2 रेलिवेंट फैक्ट। अगर इनके अलावा कोई और इररेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए कोई बंदा कोर्ट से इजाज़त तलब करे तो कोर्ट उसे ग्रांट नहीं करेगी। अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। तो फैक्ट इन इशू से मुराद के वो फैक्ट्स, वो हकायक जो डायरेक्ट केस से रिलेटेड हो, मतलब कि जो पूरे केस की एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो, जो बोन ऑफ कंटेंशन हो, जो फसाद की जड़ हो। मतलब कि अगर मैं आपको सिंपली ये बताऊं कि कोई बंदा कहता है कि मैंने फलां बंदे को चोरी करते हुए देखा, तो भाई ये फैक्ट इन इशू है। सिंपली अगर आप समझे तो फैक्ट इन इशू से मुराद ऐसे फैक्ट्स जो कि डायरेक्टली, मतलब कि डायरेक्ट देखने से गर्ज रखते हैं। मतलब कि कोई बंदा कहता है जी कि मैंने फलां बंदे को फलां के घर में चोरी करते देखा, ये तो हो गया फैक्ट इन इशू। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि रेलिवेंट फैक्ट से क्या मुराद है। अब रेलिवेंट फैक्ट से मुराद कि ऑल थिंग्स क्लोजली डन, कि वो तमाम चीज़ें जो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, कहीं ना कहीं उनका फैक्ट इन इशू से ताल्लुक होता है। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी हो सकता है, ये अकरेंस ऑफ इंसिडेंट से पहले भी हो सकता है और अकरेंस ऑफ इंसिडेंट के बाद भी हो सकता है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? अब कोई बंदा कहता है कि मैंने फलां बंदे को फलां के घर चोरी करते देखा, ये तो हो गया भाई फैक्ट इन इशू। अब कोई बंदा कहता है कि जिस रात जेड के घर में चोरी हुई थी, तो ये बंदा उसके घर के आसपास घूम रहा था, ये आ गया रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट। अब चोरी करते देखना क्या था? फैक्ट इन इशू। और उस रात उस शख्स का घर के इर्द गिर्द घूमना क्या था? रेलिवेंट फैक्ट। तो अगर हम आर्टिकल 18 की बेयर एक्ट वर्डिंग देखें तो वो ये कहती है कि एनी सूट और प्रोसीडिंग एविडेंस में बी गिवन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स टू गिव एविडेंस फॉर शोइंग द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। के मतलब अगर कोई बंदा क्लेम करता है कि मैं फलां रेलिवेंट फैक्ट्स के बारे में, फलां रेलिवेंट फैक्ट्स की एग्जिस्टेंस के बारे में एविडेंस पेश करना चाहता हूं, तो वो तमाम रेलिवेंट फैक्ट्स के अकॉर्डिंग ही एविडेंस पेश करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा ये क्लेम करता है जी ये वाले रेलिवेंट फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको उनकी एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए एविडेंस लाना पड़ेगा। तो अगर कोई बंदा उससे कंट्राडिक्ट करता है, उससे एतजाद करता है कि ये रेलिवेंट फैक्ट नॉन एग्जिस्टेंस हैं, तो फिर उसको उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो आर्टिकल 19 हमें ये कहता है कि फैक्ट्स विच थॉ नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू as to form part of the same transaction are relevant
whether they occurred after or before, मतलब कि वो तमाम फैक्ट्स रेलिवेंट फैक्ट्स हैं जो बजाते खुद इटसेल्फ फैक्ट्स इन इशू तो नहीं, लेकिन वो फैक्ट्स इन इशू के साथ इस कदर जुड़े हुए हैं, इस कदर कनेक्टेड हैं कि वो फैक्ट इन इशू के साथ जुड़ी ट्रांजैक्शन का पार्ट बन रहे हैं, कि वो फैक्ट इन इशू के साथ जुड़ी ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा, अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो ये तो हो गया फैक्ट इन इशू, लेकिन उसके बिहाइंड और उसके आफ्टर, मतलब उसके पहले उसके बाद में जितने भी फैक्ट्स होंगे, जितने भी छोटे छोटे हकायक होंगे जिनसे मिल के वो एक मेन फैक्ट इन इशू जो है एस्टेब्लिश हुआ, तो वो जितने भी ऐसे फैक्ट्स, सपोर्टिंग फैक्ट्स जिनको मतलब जो केस को समझने में मदद देते हैं, तो वो रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई मर्डर हुआ, वो तो फैक्ट इन इशू हो गया, तो उसके पीछे जितने भी छोटे छोटे जो उसके फैक्ट होंगे वो उसके रेलिवेंट फैक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मर्डर हुआ तो जिस बंदे ने मर्डर किया तो उससे पहले उसने जो प्लानिंग की, जहाँ जो उसने वो वेपन खरीदा, परचेज किया, जिसने उसे वो हथियार खरीदते हुए देखा, जिस दुकानदार ने उसे वो हथियार दिया, ये सब रेलिवेंट फैक्ट हैं, फैक्ट इन इशू तो नहीं, इनसे मिलके फैक्ट इन इशू बनता है। ये तो हो गए। हाँ, एक और बात, ये बिफोर द अकरेंस ऑफ इंसिडेंट भी हो सकते हैं और आफ्टर द मतलब कि आफ्टर द अकरेंस ऑफ इंसिडेंट भी हो सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल, ये जो मैंने अभी बातें की कि वो उसने हथियार खरीदा, प्लान किया, उसको खरीदते हुए किसी ने देखा, ये तो हो गया बिफोर द अकरेंस ऑफ मेन फैक्ट इन इशू, मेन क्राइम। तो मतलब कि अगर इसके बाद वाले क्या होंगे, अगर उस बंदे ने मारा तो मार के वो भाग गया, एब्सकॉन्ड कर गया, इश्तहारी हो गया, जहां उसने पनाह ली, ये उस बात में आएंगे कि आफ्टर द अकरेंस ऑफ इंसिडेंट। तो ये था हमारा आर्टिकल 18 और आर्टिकल 19। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में रब्ता कर